डियर स्टूडेंट्स, आई एम इंजीनियर प्रभाकर कुमार और आज मैं 12th का सबसे बेसिक चैप्टर सॉलिड स्टेट स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ओके, ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छा वीडियो लगेगा और ये आप बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। तो सॉलिड स्टेट में स्टार्ट करने से पहले हम बात करते हैं, हमारे पास मेनली देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। देयर आर थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर: सॉलिड, लिक्विड और गैस। ओके, थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं। एक्चुअली अगर देखा जाए तो हमारे पास 5 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, लेकिन उसमें अगर मेन अगर बात करते हैं तो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं। पहला होता है सॉलिड, पहला होता है हमारे पास सॉलिड, दूसरा होता है लिक्विड, तीसरा होता है गैस। ओके, सॉलिड, लिक्विड, गैस पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कॉम्पैक्ट होता है, पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कॉम्पैक्ट होता है यानी स्पेस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होगा और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होगा, तो वो सॉलिड कहलाएगा। सॉलिड के पार्टिकल्स अपने प्लेस से डिस्प्लेस नहीं होते हैं, यानी कि ये सिर्फ अपने प्लेस पे ही वाइब्रेशनल मोशन और अलग टाइप का मोशन कर सकता है। लेकिन लिक्विड की अगर बात करते हैं तो इसके पार्टिकल्स लूजली अटैच्ड होते हैं, लूजली अटैच्ड होते हैं और इनके बीच इंटरमोलिकुलर स्पेस ज्यादा होता है सॉलिड के रिस्पेक्ट में और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। ओके, तो जिसके वजह से क्या होगा, ये लिक्विड के पार्टिकल्स अपने प्लेस से डिस्प्लेस हो सकते हैं विद इन ए बाउंड्री। और गैस की बात करते हैं, गैसियस पार्टिकल्स के बीच स्पेस बहुत ही ज्यादा होता है और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम होता है, नेग्लिजिबल होता है। तो मेन अगर हम बात करते हैं, देयर आर थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर: सॉलिड, लिक्विड और गैस। ओके, अब ये सॉलिड की बात कर रहे हैं ना, सॉलिड के पार्टिकल्स कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं और अरेंजमेंट के बेस पर हमारे पास दो टाइप के सॉलिड्स होते हैं। एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा होता है एमॉर्फस सॉलिड। ओके, तो पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के बेस पर जो सॉलिड होते हैं दो टाइप का होता है। पहला होता है हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा होता है एमॉर्फस सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड। ओके, तो सॉलिड जो हमारे पास टर्म है, सॉलिड पार्टिकल्स दो टाइप का होगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा होता है एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड में पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रेगुलर होता है, यानी पार्टिकल्स जो होंगे रेगुलरली अरेंज होते हैं। एमॉर्फस में पार्टिकल्स का अरेंजमेंट इरेगुलर होता है, यानी पार्टिकल्स आर नॉट रेगुलरली अरेंज। क्रिस्टलाइन सॉलिड में अगर हम बात कर रहे हैं तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में पार्टिकल्स आर रेगुलरली अरेंज, पार्टिकल्स आर रेगुलरली अरेंज, और एमॉर्फस की अगर बात करते हैं, पार्टिकल्स आर नॉट रेगुलरली अरेंज, पार्टिकल्स आर नॉट रेगुलरली अरेंज्ड। ओके, अगर हम बात करते हैं पार्टिकल्स आर रेगुलरली अरेंज्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड में, इस टाइप से अगर बात करते हैं, ये सभी पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स बिल्कुल टू द पॉइंट रेगुलरली अरेंज हो रहा है, जिसमें रो और कॉलम्स हम निकाल सकते हैं। इसमें रो और कॉलम्स हम बता सकते हैं, वो कहलाएगा हमारे पास रेगुलर अरेंजमेंट। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में पार्टिकल्स रेगुलरली अरेंज होते हैं, एमॉर्फस सॉलिड में पार्टिकल्स रेगुलरली अरेंज नहीं होते हैं, या हम कह सकते हैं पार्टिकल्स इरेगुलर अरेंज होते हैं, यानी इस टाइप से हमारे पास पार्टिकल्स इरेगुलरली अरेंज होंगे। ओके, तो ये कहलाएगा हमारे पास एमॉर्फस सॉलिड। रेगुलर अरेंजमेंट के बेस पर इसे हम लॉन्ग रेंज ऑर्डर सॉलिड भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज, it is also known as long range order solid, long solid। ओके, रेगुलर एलिमेंट के बेस पर इसे लॉन्ग रेंज ऑर्डर सॉलिड भी कहते हैं। इसमें हमारे पास पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रेगुलर नहीं होता है, इसलिए इसे हम इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो नोन एज शॉर्ट रेंज ऑर्डर सॉलिड, ऑर्डर सॉलिड।
पार्टिकल का अरेंजमेंट अगर रेगुलर होगा तो उसे हम लॉन्ग रेंज ऑर्डर सॉलिड भी कहते हैं। अगर हम पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रेगुलर नहीं होता है तो इसे हम शॉर्ट रेंज सॉलिड भी कहते हैं। ओके, और दूसरी टर्म अगर हम बात करते हैं, अरेंजमेंट है ट्रू है, इसे हम कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड को ट्रू सॉलिड भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रू सॉलिड में इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रू सॉलिड और परफेक्ट सॉलिड। इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रू सॉलिड या और परफेक्ट सॉलिड। ओके, एमॉर्फस सॉलिड को स्यूडो सॉलिड करते हैं। स्यूडो सॉलिड कहने का मतलब दिखने में सॉलिड होगा लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टी होगा परफेक्ट सॉलिड की तरह नहीं होगी। ओके, तो इट इज ऑल्सो नोन एज स्यूडो सॉलिड। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं और भी हमारे पास प्रॉपर्टी, इसकी जो नेचर होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो नेचर होता है एनाइसोट्रॉपिक होता है, यानी इट्स नेचर इज एनाइसोट्रॉपिक। ओके, इसका नेचर जो होता है हमारे पास एनाइसोट्रॉपिक होता है। एमॉर्फस सॉलिड का जो नेचर होता है आइसोट्रॉपिक होता है। ओके, इन इट्स नेचर आइसोट्रॉपिक। अब आता है आइसोट्रॉपिक और एनाइसोट्रॉपिक क्या होता है। एनाइसोट्रॉपिक कहने का मतलब कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मैकेनिकल स्ट्रेंथ और भी हमारे पास जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, इनका जो वैल्यू होगा या मेजरमेंट होगा वो डिफरेंट होगा जब इसका मेजरमेंट हम डिफरेंट डायरेक्शन से करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक रॉड है, ओके, एक मेटल रॉड है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, लेंथ एल है और इधर से हम करंट फ्लो करा रहे हैं। ओके, तो R इक्वल टू होगा रो एल बाई ए। अगर यही अगर हम इसका करंट का फ्लो इस तरह से अगर करना शुरू कर दें, करंट का फ्लो इस तरह से हम करना शुरू कर दें, यानी अब ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया और लेंथ बन जाता है और जो लेंथ है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया जब बन जाएगा, इधर से करंट हम फ्लो कराएंगे, अगर मान लेते करंट इधर से फ्लो करा रहे हैं तो जो लेंथ है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो लेंथ में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर R इक्वल टू हो जाएगा रो एल बाई ए। इन दोनों का वैल्यू क्या होगा, डिफरेंट हो जाएगा। यानी जो कंडक्टिविटी है, यानी रेजिस्टिविटी को जस्ट अपोजिट करें कंडक्टिविटी आ जाती है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू जो होगा डिफरेंट हो जाएगा अगर हम मेजरमेंट डिफरेंट डायरेक्शंस करते हैं। मान लेते हैं अगर इधर से करंट जा रहा है तो इसके रेजिस्टेंस का वैल्यू अलग होगा, जब इधर से करंट अगर पास करने लगेगा तो उसका करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। तो इस नेचर को हम क्या कहते हैं, एनाइसोट्रॉपिक। इस नेचर को हम क्या कहेंगे, एनाइसोट्रॉपिक कहते हैं। आइसोट्रॉपिक कहने का मतलब होता है कुछ प्रॉपर्टी जैसे हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगा, इन सभी का वैल्यू सेम होगा। किसी भी डायरेक्शन से अगर हम मेजरमेंट करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होगा, सेम होगा, तो उसे कहता है हमारे पास आइसोट्रॉपिक। ओके, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो नेचर होता है एनाइसोट्रॉपिक होता है और एमॉर्फस सॉलिड का नेचर जो होता है आइसोट्रॉपिक होता है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बिल्कुल फिक्स होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट हो, जैसे अगर हम बात करते हैं आइस की, आइस स्लैब है, अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट बात करते हैं तो 0 डिग्री सेल्सियस है। परफेक्ट 0 डिग्री सेल्सियस पे वो आइस मेल्ट करेगा। 0 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पर आइस कभी भी मेल्ट नहीं करेगा। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बिल्कुल फिक्स होता है और शार्प होता है। तो हमें नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा हमारे पास इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज फिक्स्ड एंड शार्प। ओके, लेकिन एमॉर्फस सॉलिड की अगर बात करते हैं, एमॉर्फस सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है डिफ्यूज होता है। डिफ्यूज करने का मतलब होता है
कि इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट हो फिक्स नहीं होता है, पहले ये लिक्विड में कन्वर्ट होने से पहले सॉफ्ट होता है, देन वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है। अगर मान लेते हैं हमारे पास प्लास्टिक है, अगर प्लास्टिक की बात करते हैं, प्लास्टिक को अगर जैसे हम गर्म करते हैं तो धीरे धीरे पहले सॉफ्ट होता है, उसके बाद वो लिक्विड फेज में कन्वर्ट होता है। तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, इट्स मेल्टिंग पॉइंट is diffused and in the range of टेम्परेचर वो टेम्परेचर के रेंज में होता है, यानी फिक्स नहीं होगा, यानी कि पहले वो धीरे धीरे सॉफ्ट होगा, उसके बाद वो लिक्विड फेज में कन्वर्ट होगा। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट में ये डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को नाइफ से कट करते हैं, उसके एज को कट कर देते हैं, तो ये बिल्कुल स्मूथ एज देता प्रोवाइड करता है। लेकिन एमोर्फस सॉलिड के एज को कट कर देते हैं तो स्मूथ एज प्रोवाइड नहीं करता है। तो अगर हम बात करते हैं ऑन कटिंग विथ नाइफ it provide smooth edge। On cutting with knife it provides smooth edges। ओके, तो अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड की अगर बात करते हैं, ऑन कटिंग विथ नाइफ इट प्रोवाइड्स स्मूथ एजेज। अगर यहां पे अगर बात करते हैं ऑन कटिंग विथ नाइफ it provides irregular edges। ओके, तो ये हमारे पास बेसिक डिफरेंस होता है हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड में, एमोर्फस सॉलिड में। ये कौन कौन सा डिफरेंस हो, अभी हमने पिछले टर्म में पढ़ा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो पैटर्न होता है, मॉलिक्यूल्स का पैटर्न जो होता है बिल्कुल रेगुलर होता है। एमोर्फस सॉलिड का पार्टिकल्स का जो पैटर्न होता है इरेगुलर होता है, वो रेगुलरली अरेंज नहीं होता है। ओके, क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम ट्रू सॉलिड भी कहते हैं या परफेक्ट सॉलिड भी कहते हैं, एमोर्फस सॉलिड को स्यूडो सॉलिड कहते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लॉन्ग रेंज ऑर्डर सॉलिड भी कहते हैं, लेकिन एमोर्फस सॉलिड को शॉर्ट रेंज सॉलिड ऑर्डर सॉलिड कहते हैं। ओके, क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो नेचर होता है एनाइसोट्रॉपिक होता है, एमोर्फस सॉलिड का जो नेचर होता है आइसोट्रॉपिक होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बिल्कुल फिक्स्ड एंड शार्प होता है, एमोर्फस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है डिफ्यूज और उस टेम्परेचर के रेंज में होता है। पहले ये लिक्विड फेज में कन्वर्ट होता है, पहले सॉफ्ट होता है, देन वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है। ओके, अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को एज को कट कर देते हैं तो बिल्कुल स्मूथ एज प्रोवाइड करता है, लेकिन अगर एमोर्फस सॉलिड के एज को कट कर देते हैं तो इरेगुलर एज प्रोवाइड करता है। तो ये हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड के बीच में बेसिक डिफरेंस है और ये टर्म आते हैं। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, पार्टिकल्स के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेस पर क्रिस्टलाइन सॉलिड को 4 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर 4 टाइप्स। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर 4 टाइप्स। पहला होता है हमारे पास आयनिक सॉलिड, पहला होगा हमारे पास आयनिक सॉलिड। दूसरा होता है हमारे पास मेटालिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड। तीसरा होगा हमारे पास कोवेलेंट सॉलिड, कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड, नेटवर्क सॉलिड। और नेक्स्ट होता है हमारे पास मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड। ओके, आयनिक सॉलिड की अगर हम बात करते हैं तो जो पार्टिकल्स होंगे आयंस होंगे, यानी जो हमारे पास सॉलिड होगा केटायन एनायन से बना होगा, तो ये कहलाएगा हमारे पास आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड के जो पार्टिकल्स होंगे वो केटायन एनायन से बने होंगे, इनके बीच में कूलम्बिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रेजेंट होगा। इसकी प्रॉपर्टी की अगर हम बात करते हैं, प्रॉपर्टी हार्ड होगा, ब्रिटल होगा और इसकी मेल्टिंग पॉइंट हाई होगी। और अगर बात करते हैं इसकी कंडक्टिविटी की, तो कंडक्टिविटी ये मोल्टेन फेज
या एक्वस फेज में कंडक्टर होगा, लेकिन ये क्या होगा, सॉलिड फेज में नॉन कंडक्टर होगा। तो अगर हम बात करते हैं पार्टिकल्स आर आयंस, प्रॉपर्टी की बात करते हैं, ये प्रॉपर्टी में अगर बात करते हैं हार्ड, ब्रिटल, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड कंडक्टर इन मोल्टेन और एक्वस फेज। ओके, जैसे अगर हम बात करते हैं एग्जांपल के लिए बात करते हैं LiF, KNO3, MgO, ये सभी क्या है, आयनिक सॉलिड है, यानी केटायन एनायन से जो बना होगा तो वो आयनिक सॉलिड कहलाएगा। ओके, मेटालिक सॉलिड की अगर हम बात करते हैं तो जो पार्टिकल्स होगा मेटल होगा, तो मेटल आयंस मेटल से बना होगा तो वो कहलाएगा मेटालिक सॉलिड। ओके, इनके बीच में मेटालिक बॉन्ड प्रेजेंट होगा। और इनकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो जो भी मेटल का होगा, डक्टाइल होगा, कंडक्टर होगा, स्ट्रेस होगा, ये सभी टर्म्स इसमें प्रॉपर्टीज में प्रेजेंट होगा। यानी पार्टिकल्स आर मेटल एटम्स, ओके। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड। कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड की अगर हम बात करते हैं तो जो भी पार्टिकल्स होगा कोवलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड होगा और नेटवर्क के फॉर्म में प्रेजेंट होगा तो वो कहलाएगा हमारे पास कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड। जैसे फॉर एग्जांपल डायमंड, ग्रेफाइट, बोरोन नाइट्राइड, कार्बन सिलिकॉन कार्बाइड, ये सभी टर्म्स जो होते हैं हमारे पास कोवलेंट नेटवर्क आते हैं। यानी अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कह सकते हैं पार्टिकल्स are bonded by covalent bond as a network। ओके, तो ये कहलाएगा हमारे पास कोवलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड। ओके, इसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा हाई होती है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, बहुत ही ज्यादा। ये नॉन कंडक्टर होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी का नॉन कंडक्टर होता है, थर्मल ये नॉन कंडक्टर होता है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास मॉलिक्यूलर सॉलिड, इसे ऊपर लिख देते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड कहने का जो पार्टिकल्स होंगे मॉलिक्यूल्स होंगे, यानी हम पार्टिकल्स के बीच में बहुत ही वीक फोर्स यानी लंडन फोर्स, डिस्पर्सन फोर्स प्रेजेंट होता है तो वो कहलाएगा हमारे पास मॉलिक्यूलर सॉलिड। यानी पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स एंड बॉन्डेड बाय वीक डिस्पर्सन फोर्स, मॉलिक्यूलर फोर्स एंड लंडन फोर्स। पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स एंड bonded by weak force like dispersion force और लंडन फोर्स। ओके, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होंगे हमारे पास, मॉलिक्यूलर सॉलिड में जो पार्टिकल्स होंगे मॉलिक्यूल्स होंगे और उनके बीच में बहुत ही वीक फोर्स जैसे डिस्पर्सन फोर्स, लंडन फोर्सेस प्रेजेंट होंगे। ओके, ये भी फॉर द 3 टाइप्स का होगा, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, दूसरा होगा नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, और नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। ओके, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड यानी जो मॉलिक्यूल्स होंगे उसमें पोलैरिटी प्रेजेंट होगा तो कहलाएगा पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में यानी कि जो मॉलिक्यूल्स होगा उसमें पोलैरिटी नहीं होगा तो कहलाएगा हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड पोलैरिटी तभी आता है जब उसके बीच में मॉलिक्यूल्स में
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा। जो भी मॉलिक्यूल्स हो एटम पार्टिकल्स से बना हुआ या एटम से बना हुआ, उस एटम या एलिमेंट की अगर बात करते हैं, एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का में डिफरेंस होगा तो कहलाएगा हमारे पास पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड जिनमें, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जीरो होगा। ओके, और हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड जिनमें क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगा तो कहलाएगा हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड जैसे हमारे पास SO2 CO2 सॉलिड SO2 सॉलिड CO2, ये कहलाएगा हमारे पास पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड जैसे सॉलिड I2, ओके, Br2 सॉलिड Br2, ये सभी क्या होंगे हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर सॉलिड जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगा, जैसे अगर हम बात करते हैं सॉलिड HF H2O, तो ये होगा हमारे पास, ओके, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। ओके, ये क्लासिफिकेशन था। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास टर्म आता है, इसके बाद स्पेस लैटिस, क्रिस्टल, यूनिट सेल, ये सभी टर्म्स आते हैं। ओके, फर्स्ट लेक्चर में आज इतना ही तक। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट इसके आगे हम पढ़ेंगे। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ओके।